तो भाई आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 4, 7, 10, 14 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ सकते हैं, उनके डिफरेंट वेरिएंट्स वगैरह। तो यार 4 मेन रीज़न्स थे जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ था। तो इनमें से सबसे पहला जो रीज़न है वो पॉलिटिकल रीज़न है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार हमें पता है कि पाकिस्तान के सारे अफेयर्स पर जो डोमिनेंस थी वो वेस्ट पाकिस्तान की थी। वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेंस इसीलिए थी क्योंकि सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और सारी जो पोस्ट्स थी वो वेस्ट पाकिस्तानीज़ के पास थी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, ये सारे वेस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। तो फिर ज़ाहिर है कोई लेजिस्लेचर लॉ वगैरह पास करवाना होता था, वो वैसे ही लॉज होते थे कि जिनमें ज़्यादा जो बेनिफिशरी होते थे वो वेस्ट पाकिस्तानी होते थे। साथ ही साथ जितना जो ये पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि ये कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह, साथ ही साथ पार्लियामेंट हाउस, ये सारे का सारा जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था ये भी वेस्ट पाकिस्तान में ही था। तो पूरे पाकिस्तान का स्टार्टिंग में कैपिटल भी पहले कराची था, उसके बाद इस्लामाबाद बन गया। वेस्ट बंगाल का, बांग्लादेश में से कभी कोई जो है सिटी वो पाकिस्तान का कैपिटल नहीं बनी। इसी के साथ उर्दू, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबान थी, वही इंटायर पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी। और बंगालीज़ के साथ इतना बैड ट्रीटमेंट किया जाता था कि अगर किसी बंगाली को बंगाली ज़ुबान आती है लेकिन उर्दू लैंग्वेज नहीं आती तो उसको कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह नहीं मिलती थी। साथ ही साथ जो अच्छे स्कूल्स वगैरह थे जिधर उस वक्त एजुकेशन बेटर थी, उन स्कूल्स में इन बंगालियों को एडमिशन्स नहीं मिलते थे क्योंकि उन्हें उर्दू लैंग्वेज नहीं आती थी। बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट द वेस्ट पाकिस्तानीज़, उनको अगर उर्दू आती थी वेस्ट पाकिस्तानी को और बंगाली लैंग्वेज नहीं आती थी तो उनको अलाउ कर देते थे, एडमिशन्स भी मिल जाते थे और गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल जाती थी। एक और मसला ये था कि पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल थी एक बर्ड की तरह, जिसके दो विंग्स हैं, एक वेस्ट विंग और एक ईस्ट विंग, और बीच में जो बॉडी है बर्ड की वो है इंडिया। इंडिया की वजह से ही जो ईस्ट पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी। कम्युनिकेशन करनी हो या जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि जो जूट ईस्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता था उसको वेस्ट पाकिस्तान लाना वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था इस इंडिया की वजह से जो कि बीच में था। साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में भी इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, ये हमें पता है और हम आगे मुक्ति बनी के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ब्रीफली बता दूं तो मुक्ति बनी एक बंगाली फ़ोर्स थी जो कि वेस्ट पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रही थी फॉर फ्रीडम। तो ये जो बंगाली फ़ोर्स थी मुक्ति बनी, इसको ट्रेनिंग देने वाला, वेपनाइज़ करने वाला, एम्यूनेशन देने वाला और सोल्जर्स तक देने वाला इंडिया था। और यही वजह है कि 1971 में इंडो पाक वॉर भी स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह इंडिया ने मुक्ति बनी को वेपनाइज़ करके एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया टू द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और लास्ट में अगर अदर्स में बात कर लें तो सबसे पहले तो GHQ जो है आर्मी का जो हेड क्वार्टर्स होता है वो भी वेस्ट पाकिस्तान में था। इसी के साथ साथ जो आर्मी डिप्लॉयड थी बॉर्डर्स पर, तो जो वेस्ट पाकिस्तान के जो जितने भी कंट्रीज़ के बॉर्डर्स थे, चाहे वो अफ़गानिस्तान से मिलते हुए हों या स्पेशली इंडिया से मिलते हुए हों, वहाँ पर जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी वो ईस्ट पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा थी। तो ईस्ट पाकिस्तान इसीलिए भी इनसिक्योर फील करता था कि उसके बॉर्डर्स पर जो आर्मी थी, सोल्जर्स थे, वो ही इतने कम थे, वो उनकी क्या हिफाजत करते, उनके सिक्योरिटी मसला था ये। तो ये पॉलिटिकल रीज़न्स थे, इसी के साथ साथ इकोनॉमिकल और कल्चरल रीज़न्स भी हैं। और इन रीज़न्स को सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा था, टॉलरेट कर रहा था। जो सबसे बड़ी रीज़न थी सेपरेशन की वो थी 1970 इलेक्शंस और विक्ट्री ऑफ अवामी लीग। इस टॉपिक में जो सब कुछ हुआ था वो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। और 1970 में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल याहिया ख़ान की वजह से ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया। तो अभी जो सेकंड बिगेस्ट फैक्टर था जिसने कंट्रीब्यूट किया टू द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे, उनको पढ़ लेते हैं। तो ये तो हम सबको ही पता है कि ईस्ट पाकिस्तान वाज वे लेसर डेवलप्ड देन वेस्ट पाकिस्तान सिंस 1947। वैसे तो ये 1947 से ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो ग्रो हुई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, ये अयूब ख़ान के दौर में हुई। हमें पता है कि अयूब ख़ान के दौर में इकोनॉमी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, बाय 7%, यानी कि 3 टाइम्स देन दैट ऑफ इंडिया। लेकिन फिर वही बात आ गई कि जितना पैसा मुल्क में आ रहा था उससे सिर्फ 22 फैमिलीज़ जो है वो बेनिफिट कर रही थी,
और मज़े की बात ये, वो जो 22 फैमिलीज़ थी वो भी वेस्ट पाकिस्तान से ही बिलोंग करती थी। ईस्ट पाकिस्तान का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान को सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए रखा हुआ था। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने भी ईस्ट पाकिस्तान को एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ किया था। वो किस तरह? वो इस तरह कि मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने एक जूट मिल इस्टेब्लिश की ईस्ट पाकिस्तान में। और ये तो हमें पता ही है कि वर्ल्ड का 75% जो जूट है वो ईस्ट पाकिस्तान में ग्रो होता था और अभी भी होता है। इसका मतलब ये है कि जूट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी मार्केट में उस वक्त भी और इस वक्त भी। तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने जूट मिल तो इस्टेब्लिश कर दी उधर और उसको एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ कोरियन वॉर जो लड़ी जा रही थी मलिक ग़ुलाम के मोहम्मद के वक्त में, तो कोरिया जो है उसने बल्क में जूट ख़रीदा था पाकिस्तान से वॉर लड़ने के लिए। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या यूज़ किया वॉर में, लेकिन उन्होंने लिया था पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को हाई लेवल पर पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट मिली थी इन सारी एक्सपोर्ट्स की वजह से। लेकिन वही बात, जो सारा पैसा पाकिस्तान को मिला था उसको सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर इन्वेस्ट कर दिया गया, और ईस्ट पाकिस्तान से ही ये पैसे हमने लिए थे, एक्सप्लॉइट किए थे, और उनको तो हमने कुछ भी नहीं दिया। पहले तो बहुत कम ही लोगों को जॉब मिलती थी ईस्ट पाकिस्तान में, और साथ ही साथ जो पर कैपिटा इनकम भी था ईस्ट पाकिस्तान का वो भी कम था। पर कैपिटा इनकम का ये मतलब होता है कि अगर आपकी 22 करोड़ आवाम है तो उसमें से एवरेज एक बंदे की इनकम कितनी होती है। तो जो पर कैपिटा इनकम थी ईस्ट पाकिस्तान में वो 85% थी देन दैट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। अभी इसका ये मतलब है कि हर ईस्ट पाकिस्तानी 15% पुअर था उसके वेस्ट पाकिस्तानी फेलो के कंपैरिजन में। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि एक ईस्ट पाकिस्तान का बंदा है और एक वेस्ट पाकिस्तान का बंदा है, और दोनों चीफ़ इंजीनियर हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी में। अभी दोनों ही चीफ़ इंजीनियर हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वाले की सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो वेस्ट पाकिस्तानी वाले जो होगा उसकी सैलरी होगी 1,10,000 रुपये। ठीक है, ये मतलब है 15% रिचर और पुअर का। और तीसरा जो फैक्टर आता है वो कल्चरल फैक्टर आता है। और ये हम सबको ही पता है कि यार डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ रहना उनका बहुत मुश्किल होता है। और अभी वेस्ट पाकिस्तानियों में और बंगालियों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन में थी, और वो था उनका रिलीजन इस्लाम। वरना हर एस्पेक्ट में जो बंगालीज़ हैं और वेस्ट पाकिस्तानीज़ हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं हर एस्पेक्ट में। एंड ईस्ट पाकिस्तानीज़ वर ऑल्सो एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री एंड कल्चर। तो बंगाली सारी चीज़ों में, आर्ट में, लिटरेचर में, म्यूज़िक, डांसिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों में वेस्ट पाकिस्तान से आगे थे। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें कल्चरल डिफरेंस भी था, और साथ ही साथ वेस्ट पाकिस्तान कल्चर के मामले में बैकवर्ड भी था एज़ कम्पेयर टू ईस्ट पाकिस्तान। तो यही वजह थी कि सिविल सर्वेंट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वुड ट्रीट बंगाली सर्वेंट्स विद एरोगेंस। पहले तो ये समझ लो कि बहुत कम बंगालीज़ होते थे गवर्नमेंट सर्विसेज में, और थोड़े से जो होते भी थे उनको भी वेस्ट पाकिस्तानी बहुत एरोगेंस से और बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। अच्छा, तो अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था उसको पढ़ लेते हैं, 1970 इलेक्शंस और विक्ट्री ऑफ अवामी लीग। तो हमें पता है कि 1970 में इलेक्शंस होल्ड किए गए थे पाकिस्तान में, वो इसीलिए क्योंकि 1969 में अयूब भाई ने जो है वो रिज़ाइन दिया था, और फिर जनरल याहिया ख़ान के अंदर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि 1970 में इलेक्शंस कराए जाएँ। तो ईस्ट पाकिस्तान में एक न्यू पार्टी इमर्ज हो रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही थी, और इतनी फेमस हो रही थी कि उसका कुछ इन्फ्लुएंस वेस्ट पाकिस्तान में भी आ रहा था, और उस पार्टी का नाम था अवामी लीग। अवामी लीग के फाउंडर और चेयरमैन थे शेख मुजीबुर रहमान। इलेक्शन से पहले शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट्स भी दिए थे, और कहा था कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं सिर्फ ये ही सल्यूशन है टू द ग्रोइंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। और वो 6 पॉइंट्स क्या थे मैं भी आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद डिसाइसिव पावर स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल। पॉइंट नंबर 2, सेपरेट करेंसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़। Point number 3, provinces will tax their people and send a share to federal government. Provinces will set up their own trade and foreign policies with other countries. फिर एक और पॉइंट था कि each province will have its own troops. इन कंक्लूजन ये कि उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने का कहा था, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस। और दूसरे अल्फाज में कहें तो उन्होंने बेसिकली बस एक चार्टर ऑफ सेपरेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था। यानी कि उसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएंगे हम, करेंसी हमारी सेपरेट होगी, रुपीज़ नहीं होगी, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हमारी सेपरेट होंगी,
हमारे जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं हम उन पर अपनी मर्ज़ी से टैक्स लगाएंगे और उसका एक शेयर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भेज देंगे वेस्ट पाकिस्तान में। ट्रेड हम अपनी अलग से करेंगे और अपने ट्रेड पार्टनर्स जो हैं वो हम खुद ही से चूज़ करेंगे। फॉरेन पॉलिसीज़ भी हम खुद ही से चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर रशिया को पाकिस्तान अपना दुश्मन बनाता है तो वेस्ट पाकिस्तान जो है वो रशिया को अपना दोस्त भी बना सकता है। ईच प्रोविंस वुड हैव इट्स ओन ट्रूप्स, ये तक कह दिया कि अपनी अपनी आर्मीज़ होंगी। तो इन कंक्लूजन ये कि बस एक चार्टर ऑफ सेपरेशन था, यानी कि बस नाम पाकिस्तान रखना था, बाकी सब कुछ जो है वो सेपरेट था। अच्छा, तो अभी 1970 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें राइवलरी थी बिटवीन अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान को इतना भी नहीं कहा कि अपने जो आप पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स उनको दोबारा रिवाइज़ करें। उल्टा एरोगेंस के साथ ये कहा कि अगर आप जीत गए तो आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, और ये सोच रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर वही हुआ जो होना था। जनरल याहिया ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक्सपेक्टेशन से टोटली ऑपोजिट। अवामी लीग गॉट मैसिव विक्ट्री बाय विनिंग 160 सीट्स आउट ऑफ 300 सीट्स, वेयर एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गॉट ओनली 81 सीट्स। तो अवामी लीग अभी जीत गई और शेख मुजीबुर रहमान ने भी डिमांड की कि मुझे प्रेसिडेंट बना दिया जाए। उसकी इस डिमांड के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और जनरल याहिया ख़ान ने बड़े मज़े से ही अपने प्रॉमिस से स्टेप डाउन कर दिया और डिनाई कर दिया उसको प्रेसिडेंट बनाना। अभी जब ये हरकत हुई तो ईस्ट पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो गया और लोग ईस्ट पाकिस्तान वाले पागल हो गए। सेपरेशन का जो जज्बा था उनमें, विल थी, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। और साथ ही साथ याहिया ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस हरकत के बाद उनकी जो सेपरेशन थी वो वैलिड भी हो गई, क्योंकि राइट्स नहीं मिल रहे थे उनको इस कंट्री में। तो अभी नेशनलिज़म इंक्रीज़ हुआ बांग्लादेश में और लोगों ने आज़ादी मांगनी स्टार्ट कर दी। फिर अभी जनरल याहिया ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले तो एक गलत काम किया, उसके बाद बदमाश भी बन गए, यानी कि रफ़ीन्स बन गए और मिलिट्री ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने। तो ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया था इस मिलिट्री ऑपरेशन को याहिया ख़ान ने, जो कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया था। और ये सारा काम जो हो रहा था ना, ये 1971 में हो रहा था। तो जब आर्मीज़ वगैरह डिप्लॉय कर दी गई उधर जनरल याहिया ख़ान के द्वारा, तो ईस्ट पाकिस्तान ने भी इंडिया से हेल्प ली। ईस्ट पाकिस्तान में एक फ़ोर्स फॉर्म हुई, आज़ादी की फ़ोर्स कह लो, फ्रीडम फाइटर्स जिनको कहा जाता था, मुक्ति बनी। तो ये जो फ़ोर्स बनी थी इसके पास ट्रेनिंग भी थी और साथ ही साथ इंडिया से गिवन जो हैं वो वेपन्स भी थे। तो इन सोल्जर्स ने फिर जो है वो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान आर्मी के साथ वॉर स्टार्ट कर दी। सॉरी, वॉर नहीं, इसे एक्चुअली में बैटल कहा जाता है। तो एनीवेज थाउजेंड्स ऑफ बंगालीज वर किल्ड। वजह वही थी कि वो ट्रेंड भी थे, वेपन्स भी था उनके पास, लेकिन ऑफ कोर्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी जितनी एडवांस तो नहीं थी ना, इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ बंगालीज वर किल्ड। और ये जो बंगाली थे ये कंप्लीट माइंड बना चुके थे फ्रीडम हासिल करने का। उसका एक प्रूफ ये भी है कि बांग्लादेश में एक रेडियो ब्रॉडकास्ट हुई जिसमें वेस्ट पाकिस्तान में भी ये सुना गया कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं सॉवरेन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। लेकिन भाई इधर हमारे याहिया ख़ान सुधरे नहीं, उन्होंने और ज़्यादा ट्रूप्स भेजी और ज़्यादा जो है बंगालियों को मरवाया, और इसने इवेंचुअली जो है थर्ड इंडो पाक वॉर पर भी जो है वो मतलब स्टार्ट कर दी। और फिर वही हुआ कि जो पहले होता आ रहा था, पाकिस्तान इस वॉर में भी फेल हो गया और फिर इवेंचुअली ईस्ट पाकिस्तान भी सेपरेट हो गया। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट 7 मार्क का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ पाकिस्तान इन 1971 वॉर। तो इन 7 मार्क वाले क्वेश्चन में आपने ये करना होता है कि 3 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो पहला पैराग्राफ लिख दें आप कि मोरल नहीं था पाक आर्मी के पास। मोरल किस तरह नहीं था? मोरल इस तरह नहीं था क्योंकि ये सारा काम जो डाला हुआ था वो ऊपर जो बड़े हमारे बैठे हुए हैं उन्होंने डाला हुआ था, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और जनरल याहिया ख़ान ने, और आज तक डालते हुए आ रहे हैं। तो जो आम सोल्जर्स थे पाक आर्मी के, वो वेस्ट पाकिस्तान की जो रेबल ग्रुप्स थे, रेबल ग्रुप्स नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर्स, उनसे लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उन्हें अपने कंट्री के लोग ही समझते थे और साथ ही साथ अपने मुस्लिम ब्रदर्स भी समझते थे, और उनमें इतना मोरल नहीं था कि वो उनको शूट कर सकें। तो दूसरा रीज़न ये लिख दें कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो था वो इंडिया था और वो एक हॉस्टाइल कंट्री है हमारे लिए। तो जो डिस्टेंस था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में वो 1600 किलोमीटर्स का था। इसीलिए याहिया ख़ान ने उधर ट्रूप्स तो भेज दी, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन बिल्कुल हमारी जो है वो ख़त्म हो गई। वो इसीलिए क्योंकि इंडिया बीच में था और उसने कम्युनिकेशन जो है हमारी स्टॉप कर दी थी।
साथ ही साथ ईस्ट पाकिस्तान में हमारी सप्लाई भी ख़त्म हो गई थी वेपन्स की और एमओ वगैरह की, क्योंकि वही बात है बीच में फिर इंडिया था। इसीलिए एक अकेली पाकिस्तान आर्मी जिसके पास ना सप्लाइज थे ना कोई कम्युनिकेशन थी कि वो पीछे जनरल से पूछें तो ऑर्डर्स तो लें कि करना क्या है, और बस वही पाकिस्तान आर्मी में क्योस मचा हुआ था क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। और एक तरफ से अपने बंगाली भाई थे, दूसरी तरफ से इंडिया जो है उन पर ईस्ट पाकिस्तान में अटैक कर रहा था। तो इवेंचुअली पाकिस्तान आर्मी ने, जो कि बांग्लादेश में थी, ढाका में थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया और 90,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो इंडिया ने एज़ वॉर प्रिजनर्स अपने साथ रख लिए थे इंडिया में। और तीसरा आप इस क्वेश्चन में पैराग्राफ लिख सकते हैं कि पाकिस्तान डिडंट इवन गेट एड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। यूएस जो है वो हमें पता है कि मिलिट्री एड देता था पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। जब वॉर स्टार्ट हुई तो यूएसए ने दोनों कंट्रीज से, यानी कि पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी, अपनी एड जो है वो स्टॉप कर ली। यानी कि अभी यूएसए की जो एड है वो ना पाकिस्तान को मिल रही थी ना इंडिया को मिल रही थी। चाइना, जो कि पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है, उसने पाकिस्तान को कहा कि यार अपना मैटर आप ऑन योर ओन रिजॉल्व करो। यूएन ने भी पाकिस्तान की कोई हेल्प नहीं की, और साथ ही साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था पाकिस्तान, SEATO जिसे सीटो कहा जाता है, उसने भी कोई हेल्प नहीं की। ये बड़े मज़े की बात है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया को USSR की एड मिलती रही, और इतनी एड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी इंडिया को क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में पहले ही चौस मचा हुआ था, वो ज़्यादा देर तक रेजिस्ट कर भी नहीं सकते थे पाकिस्तान आर्मी। तो ये 3 चीज़ें आपने बता देनी है 7 मार्क के क्वेश्चन में। इंशाल्लाह यू विल गेट 7/7। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन आ जाता है शेख मुजीबुर रहमान पर 4 मार्क्स का। क्वेश्चन कहता है कि हु वाज शेख मुजीबुर रहमान। बस इसमें आपने 4 पॉइंट्स दे देने हैं, जो कि मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या देने हैं आपने। पॉइंट नंबर 1 कर दें कि ही वाज द फाउंडर ऑफ अवामी लीग दैट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। पॉइंट नंबर 2 कर दें कि ही प्रेजेंटेड हिज 6 पॉइंट्स डिमांडिंग कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एज अ सॉल्यूशन, एज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ग्रोइंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तीसरा पॉइंट लिख दें कि आफ्टर 1970 इलेक्शंस ही वाज अरेस्टेड बाय वेस्ट पाकिस्तान अथॉरिटीज़। और चौथा पॉइंट ये लिख दें कि इन 1971 ही बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड वाज किल्ड अलोंग विद हिज वाइफ इन 1975। बस एक 4 मार्क का जनरल याहिया खान पे भी आ जाता है कि हु वाज जनरल याहिया खान। तो पहला पॉइंट आप लिख दें कि ही सर्व्ड इन ब्रिटिश आर्मी बिफोर सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी। दूसरा पॉइंट आप ये लिख दें कि ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर रिज़ाइन ऑफ अयूब खान बाय इम्पोजिंग मार्शल लॉ। तीसरा पॉइंट ये लिख दें कि ही स्टार्टेड मिलिट्री ऑपरेशंस टू क्रश बंगाली नेशनलिज्म। दिस लेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मुक्ति बनी एंड देन इनटू इंडियन सपोर्ट टू बंगाली पीपल एंड देन इट लेड इवेंचुअली इनटू द थर्ड इंडो पाक वॉर। और फिर पॉइंट नंबर 4 वही लिख दो आप कि दिस रिजल्टेड इनटू द फॉल ऑफ ढाका बाय सरेंडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड दिस मेड याहिया खान अनपॉपुलर, सो ही रिजाइंड एंड हैंडेड गवर्नमेंट टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बस ये लिख दो और आप डन हो गए हो। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वर द 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। वो मैंने वीडियो में बता दिए हैं। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप इस 4 मार्क के क्वेश्चन में इंशाल्लाह 4/4 मार्क्स ले लोगे। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द ऑपरेशन सर्च लाइट, 4 मार्क का। ये भी मैंने वीडियो में बता दिया है और 4 पॉइंट्स ही दिए हैं मैंने वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो सही तरह देखी है तो आप इसमें भी 4/4 गेन कर लेंगे मार्क्स। फिर एक और 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन वाई ईस्ट पाकिस्तान विश्ड टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन वाई पाकिस्तान वाज अनसक्सेसफुल इन 1970 वॉर, या इसका दूसरा वेरिएंट ये है कि वाई वाज इंडिया सक्सेसफुल इन द 1971 वॉर। फिर एक 14 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टूवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1971। डू यू एग्री और डिसएग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एक 14 मार्क का क्वेश्चन है। तो भाई अभी हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो हमारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर आने वाली है। तो उस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।